नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से प्रदेश में कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। महज कागज के चंद टुकड़ों की खातिर डॉक्टर अपने पेशे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जालौर का है, जहां सरकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जैन ने अपने ही घर में कोरोना टेस्ट का लैब खोल लिया है। बस 1500 रुपए दीजिए और महज 10 मिनट में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ले जाइए। फटाफट डॉक्टर साहब अवैध रूप से अपने घर में लैब संचालित कर रहे हैं और रैपिड किट, जिसे गहलोत सरकार नकार चुकी है, सवाल उठा चुकी है, उससे भी कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो लगे सफाई देने। आपके यहाँ पे कोविड जांच, हाँ वो तो एंटीजन टेस्ट है, वो थोड़ी कोरोना की जांच। क्यों कोविड-19 उसमें आपने लिखा है? एंटीजन टेस्ट आपने किस तरीके से किया है? ब्लड लीक किया या स्वाब? नहीं तो स्वाब वो आपके लीगल है। वो रिपोर्ट कोरोना की नहीं, वो लीगल रिपोर्ट नहीं है, वो हमारे इलाज के लिए रिपोर्ट। नहीं, इलाज के लिए तो क्या, हमने तो भेजा, आपने 1500 रुपये उससे लिए है ना, महेंद्र सिंह नाम से। हाँ तो आप एंटीजन टेस्ट है इनका। नहीं तो एंटीजन टेस्ट आप उसको वैलिड मानते हो? हाँ? वो कोरोना रिपोर्ट वैलिड है, आपने उसको नेगेटिव दिया 10 मिनट में। वो RT-PCR लैब है ना, जिसमें एंटीजन के अंदर भी सेंसिटिविटी वायरल लोड देती है। वो आपके पास किट जो है वो कहाँ से आते हैं? हाँ? वो किट आपके पास कहाँ से आते हैं? वो जोधपुर से लाते हैं। जोधपुर से एंटीबॉडी है। नहीं तो आपके जैसे लैब है तो उसमें ये टेस्ट करने का अप्रूव्ड है पूरा? आपके पास अप्रूव्ड है, मतलब टेस्ट आप करके उनको रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ, वो अप्रूवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट एक तरह से एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है ना। हाँ? आप तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हो, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है। तो स्वाब से आपने किया 10 मिनट। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों टेस्ट होते हैं। आपके हिसाब से ये लीगल है या मतलब लीगल अलग चीज़ है। लीगल तो सरकार ने बैन कर रखा है। हाँ, सरकार ने। वो तो आदमी यही समझेगा ना, कोविड टेस्ट आपने 1500 रुपये लिए, किसी से 2000 रुपये लेते हैं, किसी से 3000 भी लेते हैं आप। हाँ, ऐसा थोड़ी है। 1500 दिए है ना हमने। ऐसे तो मैं तो लेते ही नहीं। 1500 तो रसीद है हमारे पास, 1500 रुपये दिए हैं, मेडिसिन के हैं। आपने जो है आपके इसी लेटर पेड पे आपने बकायदा उसको नेगेटिव लिख के दिया। वो तो इसका काम है ना, लैब का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मतलब लैब और ये आपका दोनों का अलग अलग है? अलग ही है, मैं लैब का पार्ट ही नहीं है। अच्छा, तो लैब आपके अंडर में नहीं है? हाँ, लैब मेरे अंडर में नहीं है। ठीक है, तो फिर लैब की, और हालांकि आपने आपकी पर्ची पे नेगेटिव लिखा है उसमें, कोविड जांच। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव देखा तो नेगेटिव। दरअसल हमें खबर मिली थी कि जालौर के डॉक्टर साहब कोरोना टेस्टिंग के नाम पर पैसा जमकर कूट रहे हैं, जिसके बाद जब हमने तहकीकात की तो कैमरे पर ही वो सब कुछ बोलते गए, जो रिकॉर्ड होता गया। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो सफाई दे रहे हैं। जब मरीज आता है तो मरीज को सिर्फ चिकित्सक इलाज के लिए सलाह देता है और उस इलाज के लिए जो जांच करवानी होती है उसकी उसको सलाह दी जाती है। उसके उपरांत एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट ये लेबोरेटरी में होने का उनका अपना अधिकार है, वो लोग करते हैं। उसके बाद में चिकित्सक को उस टेस्ट को मानना नहीं मानना, बीमारी के संदर्भ में कितना लेना है, ये उस चिकित्सक का कार्य है। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि जो आपने जो एंटीजन टेस्ट किए हैं वो कार्ड है जो वो उसका वैलिड है कि नहीं है? एंटीजन टेस्ट वैलिड है, एंटीजन टेस्ट वैलिड है, एंटीजन एंटीबॉडी सभी टेस्ट। कोविड-19 के टेस्ट जो है, हाँ, कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कोविड के लिए वैलिड है। अगर सेंसिटिविटी फास्ट आती है तो मरीज पॉजिटिव आएगा, सेंसिटिविटी नहीं आती है तो नेगेटिव भी आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अधिकृत, जिसको सरकार मानती है, हाँ, वो RT-PCR लैब है हमारी ट्रामा सेंटर में, वहां पर होता है और कहीं नहीं होता। कोरोना के नाम पर ये क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है न्यूज़ 18 के। सरकारी डॉक्टर अपने घर में लैब कैसे चला रहा है, ये सवाल न्यूज़ 18 लगातार पूछ रहा है। RT-PCR की जगह एंटीजन टेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है और 10 मिनट में क्यों कोरोना की टेस्टिंग हो रही है? तो टेस्टिंग के नाम पर किस तरीके से बड़ा खेल खेला जा रहा है? तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि 10 मिनट में क्यों कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है न्यूज़ 18 के। सरकारी डॉक्टर अपने घर में लैब कैसे चला रहा है? जब सरकार ने मना कर दिया है उसके बावजूद भी
टेस्टिंग की जा रही है, आरटीपीसीआर की जगह एंटीजन टेस्ट क्यों किया जा रहा है? सहयोगी हरिपाल मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हरिपाल, अभी हमने डॉक्टर का बयान सुना, बेतुका बयान, घिसा पिटा बयान वो दे रहे हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, ये की जाएगी आगे? जी बने, निश्चित तौर पर जालोर में जो जिला अस्पताल का ये सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर हेमंत जैन की लगातार न्यूज 18 को शिकायत मिल रही थी कि वो अपने घर पे एक गैर कानूनी तरीके वो लोगों की जांच कर रहे हैं और पैसे बटोरने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। जब न्यूज 18 की ओर से ये पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया तो ये हिरण कैमरे के माध्यम से इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया और उस कैमरे में बाकायदा वो बोल रहे हैं डॉक्टर खुद कि ये एंटीजन कार्ड सरकार ने बैन कर रखा है और इसकी जांच कर रहे हैं वो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से भी पूछा गया तो वो बयान देने से भी मना कर रहे हैं और नहीं इस तरीके से किसी मामले का कुछ कहने के लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा कुछ खेल खेलने के बावजूद भी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरिपाल, आपने बताया कि आपने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी मरीज की जान पर बन आई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? डॉक्टर साहब तो अपने हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई इनके खिलाफ। चलिए, शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कोरोना के नाम पर यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। टेस्टिंग के नाम पर सरकार ने मना कर दिया है साफ तौर पर कि टेस्टिंग इस तरीके से नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब न्यूज 18 ने सवाल खड़े किए तो एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। शादी समारोह में अब 50 लोगों की लिमिट तय कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 85% ही कर्मचारी होंगे। सभी संभाग मुख्यालय और अलवर भीलवाड़ा में रात 9:30 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गोवर्धन, क्या जानकारी है? ये कोरोना को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। 2-3 बड़े फैसले कोरोना को देखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में किए गए हैं, जिसमें एक तो जो सारे जो संभाग मुख्यालय हैं और 2 जिले हैं अलवर और भीलवाड़ा, इन 8 जिलों के में रात्रि कर्फ्यू रहेगा सुबह रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये एक तो बड़ा फैसला किया गया है। साथ ही जो शादी समारोह में अब तक 100 की जो लिमिट थी उसको घटा करके 50 करने का फैसला किया गया है। क्रिटिकल जिलों के जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर केवल 85% कर्मचारियों को ही बुलाने का फैसला किया गया है, ताकि जो कोविड की स्थिति है वो ज्यादा न फैले। तो ये कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। साथ ही गोवर्धन, आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ खाचरेवास जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। खाचरेवास जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पे। नमस्कार। खाचरेवास जी, जिस तरीके से बैठक हुई है, महत्वपूर्ण फैसला आपकी सरकार की तरफ से लिया गया है और नाइट कर्फ्यू लगाने की बात यहाँ पर की गई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि नाइट कर्फ्यू के बाद जिस तरीके से कोरोना केस सामने आ रहे हैं उसके बाद ये कोरोना केस थम जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो आज मंत्रिपरिषद की आपात मीटिंग बुलाई गई, उसका मकसद एक ही है कि लोग, सबसे बड़ी वैक्सीन मास्क है, मास्क लगाए। मास्क लगाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चला, 2 करोड़ के लगभग मास्क गवर्नमेंट ने बांटे। कल से सारे मंत्री खुद सड़कों पर निकलेंगे। खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा सड़कों पर मंत्री एमएलए निकलें, मास्क लेकर निकलें, सबको मास्क पहनाएं और पुलिस सख्ती भी करे, क्योंकि मास्क के बिना सबसे बड़ा बचाव कोई भी नहीं है। ये बचाव करने के लिए ही रात्रि कर्फ्यू 9:30 से सुबह 6 बजे तक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता हुई बैठक में ये जो निर्णय लिए गए, ये लोगों की जान बचाने के लिए। कोरोना ऐसा संकट है कि इस कोरोना संकट से बचने के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है, डॉक्टर्स ने दी, उनको मानना पड़ेगा और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें
और आपने ये कहा कि इससे बचेंगे, मतलब सरकार का प्रयास यही है कि कैसे भी कोरोना संकट से लोग बचे, कोरोना बीमारी लोगों को नहीं लगे, इसीलिए ये सब कदम उठाए गए हैं। मकसद एक ही है कि कोई आदमी इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़े, किसी भी आदमी को कोरोना लगे नहीं। भाई उसको बीमार हो ही नहीं तो जब मास्क पहनोगे, दूरी रखोगे, भीड़ नहीं होगी, 144 को मानोगे, शादी समारोह में 50 ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, डिस्टेंस रखोगे, तो अपना बचाव तो कर पाएंगे ना। एक्चुअली में अब कोरोना को लेकर इतने ज्यादा मरीज बढ़ने लग गए कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह है, फिर घबराहट हो जाती है, आदमी उसके पास जाने से डरता है कि भाई मेरे भी लग जाएगा। तो पहले ही बचाव कर लो ना, सबके होने के बाद तो डरते हैं, पहले बचाव नहीं करते। तो लापरवाही बंद करो, मास्क लगाओ भैया। तो मानना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा। जब दिवाली का फैसला जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया, जिसके लिए पहले लोग बोल रहे थे, आज लोग कहते हैं कि वो फैसला इतना सही टाइम पर लिया गया। यदि दिवाली को पटाखे छूट जाते, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत बड़ी बीमारी फैलती और लंग्स में इतना इन्फेक्शन होता है, जिसकी पूछो। पहला राज्य बना राजस्थान, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने आगे बढ़कर और पटाखों पर रोक लगाई, उसके रिजल्ट भी आए। तो सरकार, राजस्थान की सरकार चिंतित है और उसी कड़ी में ये सब फैसले लिए गए। बिल्कुल खाचरियावास जी, सरकार के इस फैसले का हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान में करीब 3 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। खाचरियावास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया है, तो लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लोग तो सुबह ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को सुबह भी कुछ ऐसी फैसले लिए जाने चाहिए ताकि लोग कम से कम लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि रात में तो लोग वैसे ही कम निकलते हैं घर से बाहर। धारा 144 लगाई गई है, लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है, और ऑफिस में भी कहा गया है कि भाई आप 100 की जगह 75% लोग इकट्ठे हो। और जहां तक और जो मेडिकल के स्टूडेंट है, ये भी तय हुआ कि 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट जिसकी क्लासें बनती चालू कर दें, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी आती है तो ये स्टूडेंट की मदद करते हैं इलाज में। तो ये लॉकडाउन करने की स्थिति तो रही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती है। उस वक्त सारे काम छोड़कर लोगों की रोटी की व्यवस्था करने में सब लग जाते हैं, सरकार भी। तो अब तो लोगों को वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए लॉकडाउन किया है। अब तो डिसिप्लिन समझ में आ गया, हर आदमी समझने लगा है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना। अब सेल्फ डिसिप्लिन भी तो पैदा करना होगा, सिर्फ लॉकडाउन ही समस्या का समाधान नहीं है। अब अपने आप को बचाव करने के लिए सिर्फ आपको अनुशासन में ही रहना है, मास्क लगाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, शादी विवाह में ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं है, ये सब तो मानना ही पड़ेगा ना। जान बचाने के लिए आपकी खुद की जान बचाने के लिए सरकार कह रही है, तो खुद की जान बचाओ, दूसरे की जान बचाओ, यही है जी। एक आदमी के घर में होता है तो उसके मदर फादर कितने लोगों को हो जाती है बीमारी, इसलिए कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा बचाव करने के लिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर यह खाचरियावास जी, अपनी सावधानी अपने हाथ में है, क्योंकि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आप न केवल अपनी जान से बल्कि अपने परिवार की जान से भी बड़ा खिलवाड़ करेंगे। शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर श्री डूंगरगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर बोरवेल में युवक गिरा है। मौके पर सेरुणा पुलिस पहुंच चुकी है और युवक को बचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ को सूचना दे दी गई है। सेरुणा क्षेत्र के मान करासर गांव की पूरी घटना है, तो युवक को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ को सूचना दे दी गई है और पूरी घटना है सेरुणा के मान करासर गांव की। बोरवेल में युवक गिर चुका है और लगातार उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर अजमेर से बता दें आपको, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अजमेर जेल पहुंचा है। भरतपुर से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल उसको शिफ्ट किया गया है। बिश्नोई के बैग की तलाशी में मोबाइल मिला है। बैग के अंदर, बैग के नीचे मोबाइल छिपा रखा था। हार्डकोर अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर जेल से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। जेल शिफ्टिंग के दौरान पुलिस ने लॉरेंस के बैग से मोबाइल फोन, डेटा केबल समेत कई उपकरण बरामद किए। जेल अधीक्षक के मुताबिक हार्डकोर अपराधी लॉरेंस बिश्नोई बड़े ही शातिराना अंदाज से अपने बैग में मोबाइल समेत कई गैजेट्स उसने छुपा रखे थे। स्कैनिंग के दौरान, तलाशी के दौरान उसके षड्यंत्र का खुलासा हुआ। जेल प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करा दिया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, लॉरेंस बिश्नोई अजमेर जेल पहुंचा है, उसको वहां पर शिफ्ट किया गया है। क्योंकि हाई सिक्योरिटी पे हमारे पास बैगेज स्कैनर मशीन नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी बैगेज स्कैनर मशीन जो थी हमारे सेंट्रल जेल पे, उसको चेक किया। उसको मशीन से जैसे उसके सामान को निकाला, उसके पास 4 बैग थे। 4 बैग में से हम लोगों को 2 बैग के अंदर बड़े ही मतलब उसका जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र का इस तरह से पर्दाफाश हुआ कि बैग के अंदर एक चेन थी, चेन के अंदर फिर एक बैग था, और उस बैग के अंदर उसने एक मोबाइल, डाटा केबल्स हैं उसकी 4, और एक ईयरफोन्स हम लोगों ने उसका बरामद किया है। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं अब कोटा की। कोटा में स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग तेज हो गई है। इससे जुड़े छोटे और बड़े कारोबारियों के साथ शहर के बाशिंदे सड़कों पर उतरने लगे हैं। शहर में लंबे वक्त से बंद स्कूल और कोचिंग को खोलने के लिए इससे जुड़े बेहाल कारोबारी आंदोलन करने लगे हैं। पानी में उतरकर प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगाने लगे हैं कि स्कूल और कोचिंग क्लासरूम में पढ़ाई फिर से शुरू की जाए। कोचिंग से जुड़े छोटे और बड़े कारोबारियों का कहना है कि सब कुछ अनलॉक कर दिया तो सिर्फ कोचिंग खोलने पर पाबंदी क्यों, जबकि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने को तैयार हैं। हम राज्य सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोटा शहर की चौपट हो चुकी है, कोचिंग को चालू करें। देखिए, कोरोना तो फिर भी चला जाएगा, 1-2 महीने में चला जाएगा, लेकिन जो इस आर्थिक व्यवस्था जो हमारी बिगड़ी हुई है, यदि ये चली गई तो इसको संभालने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे कोटा को उठने के अंदर। तो हमारे जो बच्चे हैं कोचिंग के, वो सब 17 से 21 साल के बच्चे हैं। वो उनका जो एक दर है कोरोना संक्रमण की, वो बहुत कम है, 2% के नीचे उनकी दर है, उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोटा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कोचिंग और स्कूल खोलने की मांग एक रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जिसके मुताबिक 15 से 29 साल के आयु वर्ग में कोरोना संक्रमण का दर महज 2.5% है। इसी उम्र के स्टूडेंट्स कोचिंग में पढ़ाई करने आते हैं। इसमें भी 15 से 20 साल के स्टूडेंट्स से ज्यादा है, जिससे कोरोना संक्रमण की आशंका और कम हो जाती है। साथ ही हॉस्टल और कोचिंग संचालक ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार की तमाम गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हम हर चीज पूरी आगे से आगे फॉलो करने के तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि सिर्फ कोचिंग बंद है और पूरी दुनिया में हर चीज खुली हुई है, सिर्फ कोचिंग पे इनको कोरोना नजर आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आर्थिक दृष्टि देखनी पड़ेगी। लोग रोड पे आ चुके हैं, लोग मरने वाले हैं। हमारे 4 साथी अभी तक हॉस्टल वाले सुसाइड कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी नौबत और ज्यादा है, इसलिए हम राज्य सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अनुरोध कर रहे हैं कि आप कोचिंग को परमिशन दें। हम पूरी कोरोना गाइडलाइन, पूरी सख्ती से गाइडलाइन, हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे के साथ नुकसान हो, किसी का नुकसान हो, पूरी सख्ती से हम लोग पालना करेंगे और बच्चों की पूरी देखभाल करेंगे। शहर में कोचिंग से करीब सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ का होता है, लेकिन कोचिंग और स्कूल बंद रहने से इससे जुड़े करीब 1 लाख से अधिक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार जिस तरह सख्ती दिखा रही है, उसे देखते हुए कोचिंग सिटी का आर्थिक पहिया फिर से कब घूमेगा, फिलहाल इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। इधर न्यूज़ 18 की खबर की मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सराहना की है। ई क्लास की खबर एफबी पर उन्होंने शेयर की है। सरकारी शिक्षिका सीता कंवर की भी उन्होंने तारीफ की है। टीम मिशन ज्ञान को डोटासरा ने धन्यवाद दिया है। ई क्लास से लाखों बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 की खबर की सराहना की है मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। उन्होंने बाकायदा तस्वीर भी शेयर की है। चले बढ़ते आगे। राजस्थान फाउंडेशन आपके लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से एक दीप उत्सव वर्चुअल कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिससे जुड़ने के लिए प्रतिभागियों ने मातृभूमि के साथ एकजुटता का संकल्प लिया है और दीप प्रज्वलित किया है। कार्यक्रम में पद्मश्री कलाकार गुलाबो सपेरा ने अपनी मंडली के साथ प्रस्तुति दी है। इसके अलावा लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी यहां पर किया गया है। इस मौके पर राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। देश और दुनिया के
कोने कोने से राजस्थान की सुनहरी मिट्टी के दीप प्रज्वलित हुए। इससे ज्यादा मनमोहक नजारा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही सुंदर, मंत्रमुग्ध और अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण है ये। ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव के जरिए आज देश विदेश के हर कोने में बसे राजस्थानी प्रवासी एक साथ जुड़कर जो अनोखा एकजुटता का जो अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है वो वाकई में अद्भुत है। आज जो रोशनी दुनिया के कोने कोने में फैली है वह प्रतीक है हमारी यूनिटी का, हमारी मिट्टी से हमारे प्रेम का, हमारी अद्भुत संस्कृति का, इस कठिन समय में आशा का, जो हमें इस कठिन दौर से गुजरने के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में शराब के नशे में धुत एक कांस्टेबल की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सादी वर्दी में रौब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खाकी का बदरंग चेहरा। हम तो बचा रहे थे आपको। हाँ चुप रहे। आप तो वैसा कर रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारी। यहाँ 41 तक रहे 41 तक 2041 19 चल रहा है। शराब के सुरूर में दबंगई। ये तो हमारी बात है। मैं तो अगले 40 साल तक बीकानेर में रहूँ। 2041 तक यहीं रहूंगा। ढाबे पर वर्दी का रौब। मैं तो रात में यहीं सोऊंगा। यहीं सोएंगे तो लोग थाना आ रहे हैं इनका। जी हाँ, शराब की घूंट हलक के नीचे उतरते ही सादी वर्दी में एक कांस्टेबल की दबंगई देख लीजिए। वायरल वीडियो में देखिए किस तरह से पुलिस वाला नशे में टल्ली होकर रौब झाड़ता नजर आ रहा है, धमकी देता नजर आ रहा है। मैं तो रात में यहीं सोऊंगा। यहीं सोएंगे तो लोग थाना आ रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।